हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। मैं हूं रमेश और आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान अभ्यास प्रश्न पत्र का खंड बी। इससे पहले मैं खंड अ पहले करा चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पे आप खंड ए को कर सकते हैं। खंड बी का 15वां प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। एक विद्यार्थी मैग्नीशियम के नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखता है। एक विद्यार्थी जो है ये संतुलित समीकरण लिख रहा है। कुछ इस तरीके का रिएक्शन बन रहा है। इस समीकरण में क्या गलत है, तो हमें ये बताना है कि इस समीकरण में गलत क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास मैग्नीशियम है और ये हमारे पास नाइट्रोजन है। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन में जब भी अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, मैग्नीशियम का परमाणुकता होगी 2 और नाइट्रोजन की परमाणुकता होगी 3। अब यहाँ क्रॉस जब होगा तो यहाँ पे बनेगा Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। सो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड जो होगा ये बनेगा। यहाँ पे ये चीज गलत दे रखी है। तो यह समीकरण में क्या गलत है, नाइट्रोजन गैस है। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, ये भी गलत है। 2 चीजें कमी है। नाइट्रोजन गैस और मैग्नीशियम नाइट्राइड के सूत्र गलत लिखे गए हैं। नाइट्रोजन गैस और मैग्नीशियम नाइट्राइड के सूत्र गलत लिखे गए हैं क्योंकि ये होगा मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र। दूसरा है सही संतुलित समीकरण लिखिए। तो सही संतुलित समीकरण है, यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया और यहाँ पे नाइट्रोजन का सूत्र सही लिख लिया क्योंकि नाइट्रोजन गैस है तो N2 होगा और मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला ये हो गया जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया कि मैग्नीशियम नाइट्राइड किस तरीके से बन रहा है। अगला प्रश्न है अभिकारण तथा उत्पाद दोनों में भौतिक अवस्थाएं लिखिए। तो अभिकारण यानी देखिए ये मैग्नीशियम है, ये किस अवस्था में लिया गया, सॉलिड में लिया गया, द्रव में लिया गया या फिर गैस में लिया गया। तो ये सॉलिड अवस्था में लिया गया है, ये गैसेस अवस्था में लिया गया है और इन दोनों को मिलने के बाद जो चीज बन रही है वो भी सॉलिड अवस्था में बन रही है। चलिए अगला प्रश्न है दिए गए पिरामिड को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण करते हुए। प्रेक्षण मतलब आपको रिसर्च करना है, ध्यान से देखना है। इसके बाद इसके नीचे दिए गए तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सो मैं आपको बता दूं यहाँ पे लिखा है T1 पोषी स्तर 1, पोषी स्तर 2, पोषी स्तर 3 और पोषी स्तर 4। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा यह पोषी स्तर 1 बड़ा है, पोषी स्तर 2 उससे छोटा है, पोषी स्तर 3 उससे छोटा है और चौथा पोषी स्तर सबसे छोटा है। बड़ा पोषी स्तर होने का अर्थ यह है कि यहाँ पे ऊर्जा की मात्रा ज्यादा है और सबसे छोटा होने का अर्थ है यहाँ पे ऊर्जा की मात्रा सबसे कम है। तो अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। उन पोषी स्तरों के नाम लिखिए जिनमें अधिकतम और न्यूनतम ऊर्जा उपस्थित है। सो अधिकतम ऊर्जा T1 में है और कम से कम ऊर्जा T4 में है। तो हम लिख देंगे अधिकतम ऊर्जा T1 यानी पोषी स्तर 1 में है और न्यूनतम ऊर्जा T4 यानी पोषी स्तर 4 में है। तो इन पिरामिड को देख के आप बता सकते हैं कि पोषी स्तर 1 में ज्यादा ऊर्जा है या पोषी स्तर 4 में ज्यादा ऊर्जा है। अगला प्रश्न है पौधे द्वारा प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा को प्रतिशत मात्रा में लिखिए। तो पौधे द्वारा प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा को आपके बारे में लिखना है। तो सौर ऊर्जा जब पौधे के ऊपर पड़ती है, ये सूर्य है और इस सूर्य की ऊर्जा जब किसी पौधे पे पड़ रही है तो ये जो पौधा है सिर्फ 1% ऊर्जा ही सूर्य की ले पाता है, बाकी ऊर्जा सूर्य की वेस्ट हो जाती है, उन धरती के उस भाग पे पड़ती है जहां पे उसका कोई इतना उपयोग नहीं होगा ऊर्जा के रूप में। सो 1% ऊर्जा ली जा रही है। ऊर्जा प्रवाह की दिशा, ऊर्जा प्रवाह की दिशा देखिए ये पोषी स्तर 1 से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, यानी एक ही दिशा में ऊर्जा जा रही है पोषी स्तर 1 से पोषी स्तर 4 की तरफ। तो अगर दिशा को देखा जाए तो पोषी स्तर 1 से ऊपर की ओर एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है किसी समूह की संयोजकता के आधार पर सूत्र लिखिए। तो समूह की संयोजकता देखिए, अब ये समूह 1, 2, 3 से लेकर 18 तक समूह है और इन 18 की संयोजकता के हिसाब से हमें लिखना है। सो प्रथम समूह के तत्वों का ऑक्साइड, तो ये प्रथम समूह है जिसकी संयोजकता है 1, तो इसकी संयोजकता 1 है। ये हमारे पास मेटल है और इसकी संयोजकता है 1 और इसका हमें ऑक्साइड बनाना है यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करनी है। तो इसकी संयोजकता होती है 2। तो अगर हम इसको क्रॉस करें तो ये बन जाएगा M2O। तो इसका जो ऑक्साइड होगा, ये जितने भी समूह में जितने भी तत्व हैं उनका जो ऑक्साइड होगा M2O। दूसरा प्रश्न है 13वें समूह में तत्वों को हैलाइड। सो 13वां समूह ये है, ये 13वां समूह है और 13वें समूह के जो तत्व हैं यानी मेटल है और हैलाइड यानी X है, इनके परमाणुकता लिखते हैं। तो 13वें समूह की परमाणुकता होती है 3 और इसकी परमाणुकता होती है 1। अगर इसके रिएक्शन किया जाए तो ये बनेगा M1X3। तो ये हो जाएगा हमारा M1X3 यहाँ पे और M2O यहाँ पे। 15वें समूह के तत्वों को हाइड्राइड, तो 15वें समूह ये है और इसकी परमाणुकता है 3। परमाणुकता 3 क्यों है, क्योंकि 15 को 18 कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे R जो है इसकी परमाणुकता है 3
और इसका हमें करना है हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन के साथ। तो इसकी परमाणुकता है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से R1H3, तो ये बन जाएगा तत्व का एक हाइड्राइड। तो R1H3 हमने यहाँ पे R लिया है क्योंकि R की बात कर रहे हैं। आप अगर मेटल लेंगे तो M ले सकते हैं। सो आप इस तरीके से परमाणुकता डिसाइड कर सकते हैं और परमाणुकता मिलने के बाद आप उनकी अभिक्रिया भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। 17 का अथवा पार्ट है, यहाँ लिखा है ऊपर दी गई आवर्त सारणी में कुछ तत्वों को रखा गया है परंतु इन तत्वों को संकेत। कुछ तत्व यहाँ पे रखे गए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ तत्व A, B, C, R, D, E, F तत्व रखे गए हैं, लेकिन यह तत्व A और B नहीं है, यह तत्वों के लिए संकेत है। तो इन संकेत के आधार पे अभी आपको 17वें के B पार्ट को हल करना है। यहाँ पूछा गया है कौन सा तत्व द्विआयनिक धनायन बनाएगा। द्विआयनिक धनायन बनाने के लिए समूह 2 के जितने भी तत्व हैं वो द्विआयनिक धनायन बनाएंगे। समूह 2 में जो तत्व है वो है B, तो B जो है वो द्विआयनिक धनायन बनाएगा। तो हो जाएगा तत्व B। A और D में बनने वाले यौगिकों का सूत्र लिखिए। A और D, अब हमें पता होना चाहिए कि A की परमाणुकता कितनी है और D की परमाणुकता कितनी है, तभी हम इनके सूत्र अच्छे से बना पाएंगे। तो देखते हैं कि A की परमाणुकता है 1, यहाँ देखिए A की परमाणुकता 1 है और D की 16, यहाँ पे 16 लिख रखा है। 16 का अर्थ ये है कि 18 कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए 2, तो A की परमाणुकता 1 हो गई और D की परमाणुकता हो गई 2। सो A की परमाणुकता 1 है और D की परमाणुकता 2, इन दोनों को अगर हम क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा A2D1। संयोजकता के बाद इसका जो यौगिक होगा वो कुछ इस तरीके का होगा A2D। अगला है R2। ये R2 नहीं है क्योंकि R2 तो कोई तत्व वहां ग्राफ में दिया ही नहीं है, टेबल में दिया ही नहीं है। R2 में कितने बंध उपस्थित हैं और किस प्रकार का आबंध है। R2 को देखते हैं, ये R है और R में आप देखेंगे कि 15वें समूह में है और 3 इसकी संयोजकता है। तो R के 3 संयोजकता है, इसका मतलब ये है कि किसी भी दूसरे तत्व के साथ ये रिएक्शन करेगा तो 3 उपबंध बनाएगा, 3 बंध बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो हम लिख देंगे R के 3 बंध हैं और 3 बंधों का प्रकार जो है वो सहसंयोजक आबंध होते हैं। अगला प्रश्न है किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष में समांतर एक किरण ध्रुव में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तव में मिलती है। मुख्य अक्ष इस दर्पण में को पहचानिए और उसकी फोकस दूरी को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि हम एक दर्पण को पहचाने जिसके समानांतर कोई किरण आती है तो वह उसके फोकस से वापस चली जाती है, और फोकस से वापस चले जाने का मतलब ये है कि वह 15 सेंटीमीटर पर होगा, क्योंकि वो बता रहे हैं खुद ही कि जब कोई किरण समानांतर आती है तो फोकस से वापस जा रही है। तो फोकस से वापस जा रही है, इसका अर्थ ये है कि वो 15 सेंटीमीटर जो दे रखा है वो उसका फोकल पॉइंट है। तो दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण, और फोकस से जो दूरी दे रखी है हमें वो 15 सेंटीमीटर माइनस इसलिए होगा क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस है वो हमारे बाईं तरफ होता है और बाईं तरफ होने के कारण से माइनस 15 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं। दिए गए चित्र में अवतल दर्पण पर आपतित किरण दर्शाई गई है। ये एक अवतल दर्पण है, यहाँ पर आपतित किरण दर्शाई गई है। परावर्तन के पश्चात किरण आरेख बताइए। तो ये आपतित किरण आ रही है, परावर्तन होगा तो यहाँ से यह समानांतर वापस चली जाएगी। ये इसका उत्तर यहाँ से हो जाएगा। प्रश्न 19 करते हैं किसी सहारे के चारों ओर प्रतान की वृद्धि को ऑक्सिन किस प्रकार परिवर्तित करता है। ये ऑक्सिन एक हार्मोन है, ये सूर्य है। सूर्य जब इस दिशा में आ गया तो यहाँ पे ऑक्सिन जो होगा वो अपने आप ही अंधेरे वाली दिशा में चला जाता है, और जब अंधेरे वाली दिशा में चला जाता है यानी दूसरी साइड चला जाता है तो इसकी जो ग्रोथ है वो दूसरी साइड होती है जहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट है, और दूसरी साइड होने के कारण से यह जो है वो अपने आप ही सूर्य की तरफ मुड़ जाता है अधिक प्रकाश लेने के लिए। यहाँ पे आपको इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि ऑक्सिन किस प्रकार मदद करता है। तो ऑक्सिन तो पूर्ण रूप से होता है हर जगह पे, लेकिन जिधर प्रकाश होता है उधर से ऑक्सिन अपने आप ही अंधेरे की तरफ चला जाता है, और अंधेरे की तरफ जाने के बाद उस अंधेरे के साइड में ग्रोथ होती है और वह सूर्य की तरफ मुड़ जाता है। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ दिया गया है राहुल तांबे और चांदी के सिक्कों को एकत्रित करता है। बच्चों हमारी भी आदत होती है कि हम कोई नया सिक्का देखते हैं 2020 का या फिर 2021 का, तो हम उसको संभाल के रखते हैं। तो इस प्रकार से राहुल जो है वो तांबे और चांदी के सिक्कों को एकत्रित कर रहा है। एक दिन उसने देखा कि तांबे के सिक्कों पे हरा रंग और चांदी के सिक्कों पे काला रंग आ गया है। तो तांबे के सिक्कों पे हरा रंग और चांदी के सिक्कों पे काला रंग आ गया है। वह सोच रहा है कि मैंने तो बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से सफाई करके रखा, लेकिन फिर भी यह हरा रंग और काला रंग तांबे के सिक्कों पे या चांदी के सिक्कों पे क्यों आ गया है। तो यहाँ पूछा गया है इन परतों के लिए उत्तरदायी रासायनिक परिघटना का नाम लिखिए।
सो ये जो परत आई है हरा रंग और काला रंग, यह किस कारण से आई है? इसका कारण है संक्षारण। तो तांबे के सिक्कों पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी तांबे के सिक्का जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड बना रहा है। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाने के कारण से यह हरा हो गया है। और चांदी का जो सिक्का है वह सिल्वर सल्फाइड बना रहा है। सल्फाइड मतलब सल्फर के साथ रिएक्शन करने के बाद सिल्वर सल्फाइड बना रहा है और इसलिए यह काला हो जा रहा है। सो हरा होने के कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और काला होने के कारण है सल्फर। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण में उपचयित और अपचयित, सो उपचयित और अपचयित के बारे में लिखना है। सो उपचयित, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे छोड़ दिया गया है, भूल गए हैं इसको, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे छूट गया है। तो ऑक्सीजन छूटने को हम कहते हैं उपचयित और हाइड्रोजन छूटने को हम कहते हैं अपचयित। सो हम लिखेंगे MnO2 ऑक्सीजन खोता है और MnCl2 में अपचयित होता है, अपचयित होता है। ध्यान रखिएगा, MnO2 अपचयित हो रहा है MnCl2 में। HCl हाइड्रोजन खोता है और Cl2 में उपचयित होता है। तो यहाँ पे ये उपचयित हो रहा है हाइड्रोजन Cl2 में। अगला प्रश्न है, संरचना और कार्य के आधार पे फेफड़ों की कुपिका यानी एल्वुलाई और गुर्दे के नेफ्रॉन को अंतर बताना है। तो गुर्दे के नेफ्रॉन को या कुपिका को हमें अंतर लिखते वक्त दो चीजों का ध्यान देना, उनकी संरचना और कार्य। तो हम उनकी रचना के बारे में पहले लिखते हैं और फिर उनके कार्यात्मक के बारे में लिखते हैं। तो अगर रचना के हिसाब से देखा जाए तो कुपिका यानी एल्वुलाई जो होती हैं वो गुब्बारे नुमा आकृति होती है फेफड़ों के अंदर। तो देखिए ये गुब्बारे नुमा आकृति है, यह फेफड़े के अंदर है, ये फेफड़े के अंदर है। और अगर वृक्क यानी नेफ्रॉन की रचना देखी जाए तो यह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए ये ट्यूब है, नलिकाएं हैं। उसके बाद अगर दूसरी संरचना देखी जाए, कुपिकाओं की भित्ति यानी कुपिकाओं की जो वॉल्स होती हैं वो खून के अंदर लथपथ होती हैं, खून से घिरी होती हैं। देखिए ये खून से घिरी हुई है ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो सके। नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस के अंदर होता है और रीनल ट्यूब्यूल के अंदर भी होता है। देखिए कुछ नेफ्रॉन जो है वो ग्लोमेरुलस के अंदर है, कुछ रीनल ट्यूब्यूल के साथ लिपटा हुआ है, खून की सिरा या धमनियों के साथ। और कार्यात्मक देखा जाए तो यहाँ पर ये जो एल्वुलाई है ये ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। और अगर नेफ्रॉन को देखा जाए तो ये नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालते हैं मूत्र की सहायता से। अगला प्रश्न है 22, चमगादड़ और पक्षी के पंख किस प्रकार भिन्न है? सो चमगादड़ और पक्षी के पंख किस प्रकार भिन्न है वो हमने यहाँ लिखे हैं, चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख। चमगादड़ के पंख जो होते हैं वह त्वचा की परत की उंगलियों के बीच खींचकर पंख का रूप लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये उंगली है हमारे पास, 5 उंगलियां हो गई। इन 5 उंगलियों के बीच में ये जो गैप है, यह गैप खींचने के कारण से भर जाता है तो चमगादड़ के पंख बनते हैं। और पक्षी के पंख की बात करें तो इनके जो उंगलियां होती हैं वो नीचे हैं और आगे एक अग्रबाहु की जो त्वचा, अग्र यानी ऊपर वाले जो हाथ हैं उनकी त्वचा है वो बढ़ने के कारण से ऐसा हो रहा है। त्वचा पूर्ण रूप से बढ़ रही है, यहाँ पे उंगलियां बीच में नहीं है। चमगादड़ के पंख अनुपस्थित होते हैं और पक्षी के पंख उपस्थित होते हैं। मानव में नर अथवा मादा बच्चों के पैदा होने की संभावना 50% होती है, इसकी व्याख्या करनी है। 50% होती है। नर गुणसूत्र है जिसमें X और Y क्रोमोसोम होता है और ये मादा गुणसूत्र है जिसमें सिर्फ X क्रोमोसोम होता है। अगर नर गुणसूत्र से X क्रोमोसोम आता है और मादा से X आता है तो युग्मनज XX होता है और संतति होती है मादा की। अगर नर गुणसूत्र से Y क्रोमोसोम आता है और मादा से हमेशा X आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही तरह का गुणसूत्र होता है, तो XY बनेगा और संतति होगी नर की। सो यहाँ पे आप देखेंगे 50% नर और 50% मादा उत्पत्ति हो रही है। इसी की व्याख्या हमें करनी थी। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है, पूंछ कटे चूहे पूंछ कटी संतति को उत्पन्न क्यों नहीं करते? सो लेमार्क ने कहा था कि जिस ऑर्गन का हम अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे वही हमें आगे जनरेशन में पहुंचेगा और जिस ऑर्गन का हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे वो आगे की जनरेशन में नहीं जाएगा। तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने चूहा पकड़ा और चूहे की पूंछ को काटना स्टार्ट कर दिया। उसने 4, 5, 10 पीढ़ी तक चूहे की पूंछ को काटा। चूहे की पूंछ को काटने का अर्थ ये था कि वो चाहता था कि चूहे की पूंछ इस्तेमाल ना हो, लेकिन फिर भी अगली पीढ़ी यानी 21वीं पीढ़ी आने पर चूहे की पूंछ फिर भी आती है। तो इसका क्या कारण है? देखिए 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक जनन कोशिकाएं होती हैं, एक शरीर की कोशिकाएं होती हैं। जो जनन कोशिकाएं होती हैं अगर उनमें वह परिवर्तन नहीं होगा यानी डीएनए में वह परिवर्तन नहीं पहुंचेगा तो आगे के पीढ़ियों में वह परिवर्तन नहीं जाएगा। सो यहाँ पे किसी भी कोशिका की जनन कोशिका से
भिन्न है। अर्जित लक्षण जो होता है अगर वह डीएनए में परिवर्तित नहीं होता है या डीएनए में नहीं जाता है तो वह आगे की पीढ़ियों में नहीं जाएगा, क्योंकि वह अर्जित किया हुआ है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके पिताजी एक डॉक्टर हैं, सोल्जर हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप डॉक्टर या सोल्जर नहीं बनेंगे, क्योंकि वैसी उत्पत्ति या वो जो उपार्जित लक्षण है उन्होंने अर्जित किया है, मेहनत करके अर्जित किया है, तो उनके बच्चे में वो चीज नहीं पहुंचेगी। प्रजनन के दौरान अंतर्निहित प्रवृत्तियों की विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? तो विभिन्नता का मुख्य स्रोत है डीएनए की प्रतिलिपि बनाने में त्रुटि, यानी डीएनए की लिपि जब प्रतिलिपि होती है, माता की तरफ से हाफ डीएनए और फादर की तरफ से हाफ डीएनए आता है और यह एक प्रतिलिपि तैयार होती है, और इस प्रतिलिपि की जब कॉपियां बनती हैं बहुत सारी जीव बनने के लिए, तब डीएनए की प्रतिलिपि बनाने में त्रुटि होने के कारण से विभिन्नता आती है और लैंगिक प्रजनन के दौरान पुनर्संयोजन के कारण से यह हो रहा है। अगला प्रश्न है आंख के उन भागों का नाम लिखिए। देखिए ये आंख की फोटो बना रखी है और इस आंख में ये सारी चीजें हमने दर्शा रखी हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। सो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? सो आंख में यहाँ से प्रकाश आती है और प्रकाश को यहाँ से नियंत्रित करने के लिए ये हमारे पास पुतली, यह पुतली छोटी और बड़ी हो जाती है। जब बहुत ज्यादा प्रकाश आती है तो पुतली का साइज जो है वो कम हो जाता है, और जब कम प्रकाश होता है तो पुतली का साइज बढ़ जाता है। तो ये हो गया पुतली। आंख के रंग का निर्धारण करता है। आंख के रंग, जैसे हमारी आंखों का रंग जो है वो काला है, किसी का भूरा होता है, किसी का ब्लू कलर का होता है, तो आंख के रंग को निर्धारित कौन करता है? तो ये जो चीज है यहाँ पे, ये आंख के रंग को निर्धारित करती है, ये है परितारिका। आंख के लेंस को उसकी स्थिति बनाने में कौन मदद करता है? अब ये हमारे पास लेंस है, इस लेंस को जो होल्ड करता है वही लेंस को बड़ा या छोटा करता है। तो पक्षमाभी पेशियां जो होती हैं वह इसको बड़ा या छोटा करती हैं, उसकी स्थिति को निर्धारित करती हैं। अगला प्रश्न है, हमें ग्राफ बनाना है दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। दृष्टि धारा देखी जाए तो डायरेक्ट करंट का ग्राफ ऐसा होता है और अल्टरनेट करंट का ग्राफ ऐसा होता है। डायरेक्ट करंट में देखिए टाइम के साथ ये करंट उतनी स्थिति पकड़ के रखता है, लेकिन अल्टरनेट करंट में यह ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है। ऊपर को हम पॉजिटिव लिखते हैं, नीचे को नेगेटिव लिखते हैं, फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है। तो ये अल्टरनेट करंट है और यह डायरेक्ट करंट है। दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा, इन दोनों धाराओं में स्रोतों के नाम लिखिए। सो दृष्टि धारा बैटरी से मिलती है और प्रत्यावर्ती धारा घरों की मुख्य सप्लाई होती है। मैं आगे का प्रश्न भी अभी लेके आ रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।